नमस्कार दोस्तों। तो आज हम रिवीजन करने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का। तो इसमें हमें 4 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो अब हम इन 4 लाइफ प्रोसेसेस को वन बाय वन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूट्रिशन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम खाने को अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, यानी खाने को हम डिराइव कर रहे हैं और उस खाने को बॉडी के अंदर ही ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी उसे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव, यानी हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं और यूटिलाइज मीन्स उस खाने को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं न्यूट्रिशन। अब देखो, न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स पड़े हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऑटोमेटिक इटसेल्फ, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड। तो खुद का खाना खुद कौन बनाते हैं? प्लांट्स। और सम अलगीज भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है ऑल एनिमल्स, और कुछ प्लांट्स भी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी यहाँ पे अगेन 2 टाइप्स पड़े हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेटिक मीन्स, इसके नाम में इसका आंसर है, फोटो मीन्स लाइट और सिंथेटिक मीन्स तैयार करना, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो लाइट एनर्जी को यूज़ करके फूड को तैयार करते हैं। और यहाँ पे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो मीन्स केमिकल और सिंथेटिक मीन्स तैयार करना, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके फूड को तैयार करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया और यूग्लिना। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल आपको याद रखना है पर्पल सर्फल बैक्टीरिया। अब हम देखेंगे प्लांट्स किस तरह से फूड को तैयार करते हैं। प्लांट्स फूड को तैयार करते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो चलिए देखते हैं ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरह से होती है। देखो, प्लांट्स में फूड तैयार किया जाता है प्लांट्स के लीफ में। अगर हम प्लांट के लीफ का क्रॉस सेक्शन लेके माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इनके अंदर जो ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई देंगे, इनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट क्लोरोफिल। अब इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए ये प्लांट्स सॉइल से वाटर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सन से लाइट एनर्जी कैप्चर करते हैं और पिगमेंट क्लोरोफिल ऑलरेडी प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है। तो देखो, 3 स्टेप्स में ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले पिगमेंट क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब इस एब्जॉर्ब की हुई लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी से इस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाता है एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब ये सेपरेट हुआ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में ऐड होता है, जिससे इस कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है। तो तीसरी स्टेप यहाँ पे क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। तो यहाँ पे आपको और 2 चीज़ें याद रखनी है। ग्लूकोज तैयार होने के बाद प्लांट्स में ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है और ह्यूमन्स में ये ग्लूकोज स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब हम देखेंगे डिजर्ट प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरह से होती है। अब देखो, डिजर्ट वाले एरिया में टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है और वहाँ पे वाटर की बहुत ही कमी होती है। तो ये नॉर्मल प्लांट्स की तरह दिन में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते। तो ये दिन में स्टोमेटा क्लोज ही रखते हैं जिससे कि वाटर का लॉस न हो। तो ये क्या करते हैं, जैसे ही सनसेट होता है यानी नाइट के समय में ये स्टोमेटा ओपन करते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और सॉइल से वाटर ऑब्जर्व करते हैं और रात में इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेकर एक इंटरमीडिएट फॉर्म करते हैं जिसे मैलिक एसिड कहा जाता है। और अभी दिन के समय में जैसे ही सनराइज होता है, इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और रात में बना हुआ ये मैलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और अभी इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ये दिन के समय में इनका फूड ग्लूकोज तैयार होता है। तो दिन के समय में डिजर्ट प्लांट्स टोमेटा क्लोज रखते हैं टू प्रिवेंट द वाटर लॉस, वाटर के लॉस को बचाने के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टोमेटा। तो इस टोमेटा क्या है? प्लांट्स के लीफ के सरफेस पर जो टाइनी स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसे ही टोमेटा कहते हैं। और इस टोमेटल पोर की सराउंडिंग पर 2 गार्ड सेल होते हैं जो इस टोमेटल पोर को ओपन और क्लोज करते हैं। जब इन गार्ड सेल में वाटर भर जाता है
तो ये स्टोमेटल पोर ओपन होता है, और इन गार्ड सेल से वाटर बाहर जाता है तो ये स्टोमेटल पोर क्लोज होता है। ये तो हुआ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी 3 टाइप्स पड़े हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो सबसे पहले खाने को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं और बॉडी के अंदर ही उस फूड को ब्रेकडाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है ह्यूमन्स यानी हम्स और अदर एनिमल्स। अमीबा एंड पैरामेशियम आल्सो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। अब हम देखते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को अपना फूड बनाते हैं। इन्हें सैप्रोफाइट्स और डीकम्पोजर्स भी कहते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल है मशरूम, ब्रेड मोल्ड। अब हम देखते हैं व्हाट इज मीन बाय पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर और बॉडी के अंदर रहकर उनमें से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व कर लेते हैं, जैसे कि लीच जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के ऊपर रहकर ब्लड को ऑब्जर्व कर लेता है। और दूसरा एग्जांपल है टैपवर्म जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के इंटेस्टाइन में रहकर न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेता है। तो अब हम देखेंगे ह्यूमन्स और अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो ये है हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और ये है हमारी माउथ कैविटी जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं। तो माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है? टीथ जो फूड को ब्रेक डाउन करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, टंग जो फूड को टेस्ट करती है और सलावे के साथ मिक्स करती है, एंड सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं जिसमें एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। अब माउथ से फूड आता है ईसोफेगस में जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। अब इस ईसोफेगस से फूड एक स्पेसिफिक मूवमेंट के साथ नीचे गुजरता है जिसे पैरास्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पैरास्टाल्टिक मूवमेंट। अब ईसोफेगस से फूड आता है स्टमक में। तो इस स्टमक में 3 चीज़ें होती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे ये सेल कहते हैं। ये सेल क्या करता है? फूड में मौजूद बैक्टीरिया को किल करता है और फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा होता है एंजाइम पेप्सिन जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और एक चीज़ होती है म्यूकस, और ये म्यूकस स्टमक की इनर लाइन को ये सेल के एसिडिक नेचर से डैमेज होने से बचाता है। अब स्टमक से खाना आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे 2 ऑर्गन्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पहला है लिवर। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस और ये बाइल जूस स्टोर किया जाता है इस गैल ब्लडर में। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है इस गैल ब्लडर से बाइल जूस रिलीज किया जाता है फूड में। बाइल जूस यहाँ पे 2 काम करता है। पहला तो ये स्टमक से आए हुए एसिडिक फूड को ये स्मॉल इंटेस्टाइन में अल्कलाइन बना देता है और फूड में मौजूद जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स है उनको ये ब्रेक डाउन करके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करता है। और दूसरा ऑर्गन है पैंक्रियाज जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है जिसमें 3 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये एंजाइम लाइपेज फैट को ब्रेक डाउन करता है, एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, एंजाइम अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन में इस विलाई से फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। अब जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हुआ यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में इस फूड में से जो एक्सेसिव वाटर है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है और रिमेनिंग जो सॉलिड वेस्ट बच जाता है ये अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट एनस से बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। इस तरह से ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम काम करती है। अब हम देखेंगे अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो ये अमीबा एक पेशीय यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। तो अमीबा के अंदर भी 5 स्टेप्स में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब किसी फूड पार्टिकल को अमीबा देखता है तो अपनी सेल मेम्ब्रेन से इस तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है और इसे कहते हैं सूडोपोडिया, जिससे अमीबा फूड को इंजेक्ट करता है और इसे कहते हैं इजेशन। अब इस फूड पार्टिकल को अमीबा धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाता है और इस फूड के सराउंडिंग पर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे फूड वैक्यूल कहते हैं। और अभी इस फूड को साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब किया जाता है जिसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और इस फूड से अमीबा को मिलती है एनर्जी जिससे अमीबा ग्रो होता है, इसे कहते हैं असिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे अमीबा सेल मेम्ब्रेन के बाहर फेंक देता है जिसे इजेशन कहते हैं। और इस तरह 5 स्टेप्स में अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है?
तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इसे रेस्पिरेशन कहते हैं, तो इसे रेस्पिरेशन नहीं, इसे ब्रीदिंग कहते हैं। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? हमारे सेल्स में ऑक्सीजन की हेल्प से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सेल्स में ग्लूकोज एनर्जी में किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो देखो, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेल के अंदर सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये पायरुवेट जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो ये पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर ही लैक्टिक एसिड पर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब ईस्ट के सेल्स के अंदर क्या होता है? देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है, तो ईस्ट के अंदर ए पायरुवेट साइटोप्लाज्म में ही इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज मीन बाय एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें जो पहली स्टेप्स है, एक ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ए पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुई, इसलिए इसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो दो स्टेप्स है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, तो इसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी भी ज्यादा बनती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी कम बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल प्लस लैक्टिक एसिड। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन सेल में कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? ओनली इन साइटोप्लाज्म में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो, ये है हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो होता क्या है, हम ऑक्सीजन गैस को नॉस्ट्रल की मदद से नोज के अंदर लेते हैं। तो अभी एयर आता है इस नेजल कैविटी में, इसमें एयर का फिल्ट्रेशन होता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी माउथ कैविटी, और यहाँ पे प्रेजेंट है लैरिंग्स, जिसे साउंड बॉक्स कहते हैं, जिससे हम आवाज निकालते हैं। इस लैरिंग्स और नेजल कैविटी के बीच का जो ये रीजन है, इसे कहते हैं फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से एयर आता है इस ट्रैकिया में, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। और इस ट्रैकिया के ऊपर इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगी होती है, और इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। अब ये ट्रैकिया यहाँ पे दो पाइप्स में डिवाइड हो जाता है, और इसे कहते हैं ब्रोंकाई। और अब ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसे कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और इस ब्रोंक्यूल के एंडिंग पर बलून्स के गुच्छों की तरह स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसे कहते हैं अल्वियोलर सैक। तो अगर हम इस अल्वियोलर सैक को जूम करके देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, जिसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क की तरह अरेंज होते हैं। इसमें जो सिंगल स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं अल्वियोलाई और अल्वियोलस। तो यहाँ पे इस अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज में गैसेस एक्सचेंज, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। अब देखो, यहाँ पे नीचे जो मसल लगा है, इसे कहते हैं डायाफ्रागम। तो इस डायाफ्रागम का फंक्शन क्या होता है? देखो, अगर हम ब्रीदिंग करते हैं, जिससे एयर लंग्स में आता है, जिससे डायाफ्रागम नीचे पुल होता है और फ्लैट हो जाता है। और जब हम ब्रीद आउट करते हैं, यानी लंग से एयर बाहर छोड़ते हैं, तो ये डायफ्रागम ऊपर की ओर पुल हो जाती है और रिलैक्स होती है। तो इस डायफ्रागम का फंक्शन क्या लिख सकते हैं? चेंज इन साइज ड्यूरिंग ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। अब हम देखेंगे प्लांट्स किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। तो प्लांट्स के लीव्स के सरफेस पर होते हैं टाइनी स्पोर, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। देखो, प्लांट्स दिन के समय पे भी और रात के समय में भी रेस्पिरेशन करते हैं, यानी ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेकिन ये दिन के समय में एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करते हैं, जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, इसीलिए दिन के समय में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और इनके अंदर बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है, जिससे ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। और रात के समय में लाइट एब्सेंट रहती है, तो फोटोसिंथेसिस बंद रहता है, इसीलिए रात के समय में ओनली रेस्पिरेशन करते हैं। ये ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब हम देखेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं। देखो, कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, वाटर में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है, इसलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ब्रीदिंग बहुत ही फास्ट करना पड़ता है कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। ऑल राइट गाइस, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन।
तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम देखेंगे ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है। ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड को। तो ये ब्लड क्या है? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। देखो, ब्लड के अंदर 4 चीज़ें प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा, जो टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है, और ब्लड के 1% में आते हैं प्लेटलेट्स और WBCs। और ब्लड में जो डेंस लेयर होता है जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। तो इस प्लाज्मा में 90% वाटर होता है और 10% में डिजॉल्व सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टेड फूड्स, साल्ट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2 और यूरिया। अब इस प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है? जो ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करते हैं। और WBC इरेगुलर शेप होते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारे बॉडी के अंदर कीटाणु के अगेंस्ट फाइट करते हैं और उनको खत्म करते हैं। और ये रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, लेकिन इनके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिससे इस सेल को रेड कलर मिलता है। और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। अब हम देखेंगे ब्लड वेसल्स को। तो देखो, हमारे बॉडी में 2 तरह के मेन ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज वो होती है जो हार्ट से पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक ब्लड लेके जाती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। और वेन्स का फंक्शन क्या होता है? वेन्स पूरे बॉडी ऑर्गन से ब्लड हार्ट में लाने का काम करते हैं। आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ब्लड डायरेक्टली हार्ट से पंप होता है। और वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर लो रहता है, बिकॉज ये पूरी बॉडी से हार्ट में ब्लड लाने का काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आर्टरीज के अंदर जो मिडल लेयर होता है वो बहुत ही थिक होता है, और वेन्स के अंदर मिडल लेयर थिन होता है। लेकिन वेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वॉल्स। तो इन वॉल्स का फंक्शन क्या होता है? ये ब्लड को पीछे जाने से रोकता है। तो अब हम देखेंगे एक कैपिलरीज क्या होती है। तो एक कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है, और इसकी जो वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है, और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बॉडी सेल्स और ब्लड के बीच में। ऑल राइट गाइस, तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हार्ट। तो चलिए देखते हैं हार्ट किस तरह से काम करता है। तो देखो, हार्ट में होते हैं 4 चेम्बर्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, और ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम करती है पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करता है, जिससे ब्लड इस ऑर्ट्रा से होते हुए पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, और ये ऑर्ट्रा पूरे बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाता है। अब पूरे बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के राइट एट्रियम में, और ये किसके द्वारा आता है? थ्रू द वेना कावा। अब लेफ्ट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पंप होता है, जिससे भेज दिया जाता है लंग्स में फॉर द प्यूरिफिकेशन, और लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। अब हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन किस तरह से वर्क करता है। देखो, अगर हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है तो इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्किट। एंड हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है तो इसे कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्किट। तो देखो, यहाँ पे ब्लड एक बार आकर गया और अगेन ये हार्ट में दूसरी बार आकर गया, जिससे यहाँ पे फुल सर्कुलेशन कंप्लीट हुआ। इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट फुल सर्किट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब हम देखेंगे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो देखो, ये है हमारा प्लांट, और प्लांट के स्टेम में 2 मेन टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये जाइलम क्या करता है? वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ये रूट में से आए हुए वाटर को पूरे प्लांट्स के ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। और फ्लोएम क्या करता है? लीफ में जो फूड तैयार हुआ है उसे प्लांट्स के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। अब देखो, जाइलम वेसल में से ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ किस तरह से वाटर मूव होता है। तो यहाँ पे 2 फोर्स काम करते हैं। एक है रूट प्रेशर, जो सॉइल से वाटर को डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की प्रोसेस से स्टेम तक लाता है, और ट्रांसपिरेशन पुल, यानी लीफ के सरफेस से वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं। इन दोनों फोर्स की वजह से वाटर अपवर्ड की तरफ मूव होता है। अब देखो, जाइलम में वेसल्स और ट्रैकेट्स मेन वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, और ये डेड सेल्स होते हैं। और फ्लोएम में ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सिवप्लेट्स और ये है सिव ट्यूब्स। फ्लोएम में इनके अंदर से फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, दैट इज एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन का सिंपल सा मतलब है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब हम देखेंगे ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं 2 किडनीज। इस किडनी में यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है, और ये प्रोड्यूस हुआ यूरिन यूरेटर से आता है
इस यूरिनरी ब्लैडर में, जिसमें ये टेम्परली स्टोर रहता है और इस यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से रिमूव किया जाता है। किडनी में ब्लड सप्लाई भी होता है जो सीधा आर्टरी से होकर आता है, और जो किडनी में ब्लड वेसल जाती है उसे कहते हैं रेनल आर्टरी। और अभी ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होने के बाद ये ब्लड किडनी से कलेक्ट किया जाता है और ये वेना केवा के थ्रू दोबारा हार्ट में भेज दिया जाता है। अब देखो किडनी में प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन जो यूरिन प्रोड्यूस करता है। तो देखो ये है नेफ्रॉन, और इसमें आपको जो कप लाइक शेप दिख रहा है इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और इस नेफ्रॉन की जो बाकी की ये ट्यूब है इसे कहते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और इसमें से ये यूरिन कलेक्ट किया जाता है इस कलेक्टिंग डक्ट में। अब देखो इस बोमेन कैप्सूल में ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इस ब्लड में से जो इम्प्यूरिटीज है यानी जो वेस्ट मटेरियल है वो सब बोमेन कैप्सूल में अब्जॉर्ब होता है। इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब ये फिल्ट्रेट इस ट्यूबुल में से आगे की तरफ मूव होने लगता है, लेकिन इस फिल्ट्रेट में कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब हो गए हैं, उनको ये ब्लड कैपिलरीज दोबारा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ये यूजफुल सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स और जो एक्सेसिव वाटर होता है वो भी थोड़ी देर के लिए ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब किया जाता है। इसे कहते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और अभी इस ट्यूबुल के एंडिंग में ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल रह गया है उसे दोबारा इस ट्यूबुल में सिक्रेट किया जाता है, जैसे कि यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और अनवॉश्ड साल्ट्स ब्लड से इस ट्यूबुल में सिक्रेट किया जाता है। इसे कहते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। और अब यहाँ पे जो यूरिन इकट्ठा होता है ये कलेक्ट किया जाता है इस कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट से किडनी से ये यूरिन इस यूरेटर के द्वारा इस यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परली स्टोर किया जाता है, और इस यूरेथ्रा से इसे बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है। इस तरह से ये हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करती है। अब हम देखेंगे प्लांट्स किस तरह से एक्सक्रीशन करते हैं। अब देखो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है और रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। और प्लांट में जो एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकलता है। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स के लीफ में भी स्टोर रहते हैं जो ओल्ड होने के बाद शेड होते हैं, और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लांट्स के बार्क यानी छाल में जमा होकर वो नीचे गिर जाता है, स्पेलिंग ऑफ बार्क्स। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि रिजाइन्स एंड गम्स स्टेम के ओल्ड जाइलम सेल्स में स्टोर रहता है, और अगर हम प्लांट के स्टेम पर कट लगाएंगे जिससे ये वहाँ से बाहर आने लगता है। और प्लांट्स कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स रूट के द्वारा सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं। और यहाँ पे हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का रैपिड रिवीजन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।